आज के इस विश्लेषण में हम 18वीं सदी के युद्ध और भविष्य की तकनीक के बीच हुए एक बेहद ही रोमांचक और अप्रत्याशित टकराव को समझने वाले हैं। मतलब एक ऐसा समय जब भारत में सैन्य नवाचार सच में अपनी चरम सीमा पर था। इतिहास अक्सर हमें सिखाता है कि कुछ लोग अपने समय से बहुत आगे होते हैं, है ना? आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे जिन्होंने युद्ध के मैदान में एक ऐसी तकनीक उतारी जिसकी उस दौर में कल्पना करना भी मुश्किल था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की, जिन्हें भारत का रॉकेट योद्धा भी कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, 18वीं सदी का एक युद्ध का मैदान। एक तरफ दुनिया भर की सेनाएं मुख्य रूप से तलवारों, भालों और पुरानी बंदूकों पर निर्भर हैं, और अचानक आसमान से आग उगलते हुए उन्नत रॉकेट्स आने लगे। 18वीं सदी में रॉकेट्स सुनकर थोड़ी हैरानी होती है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैसूर की सेना ने युद्ध के मैदान में लोहे के आवरण वाले ऐसे उन्नत रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जिसने शक्तिशाली ब्रिटिश सेना में सचमुच दहशत फैला दी थी। ये कोई साधारण आतिशबाजी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी सैन्य रणनीति और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ उदाहरण था। तो चलिए इस चौंकाने वाली तकनीक से थोड़ा पीछे चलते हैं और आविष्कारक की शुरुआत के बारे में गहराई से जानते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। टीपू सुल्तान का जन्म 1791 में मैसूर के एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता हैदर अली एक बहुत ही शक्तिशाली और कुशाग्र सैन्य कमांडर थे। तो जाहिर है युद्ध कला, कूटनीति और नेतृत्व के गुण उन्हें बचपन से ही विरासत में मिले थे। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार थे जो दिमाग से युद्ध जीतना जानते थे। फिर 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वो मैसूर के शासक बने, और बस यहीं से उनकी सत्ता और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का एक नया अध्याय शुरू होता है, जो 1799 के चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध तक चलता है। अब हम इतिहास के उस अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां ये ऐतिहासिक टकराव अपने चरम पर था, यानी एंग्लो मैसूर युद्ध। ये टकराव इतना अभूतपूर्व क्यों था, इसे ऐसे समझिए। एक तरफ था पारंपरिक 18वीं सदी का युद्ध, जो वही पुरानी बंदूकों और तलवारों से लड़ा जा रहा था, और दूसरी तरफ था मैसूर का शस्त्रागार, जिसमें लंबी दूरी के लोहे के रॉकेट्स शामिल थे। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तेजी से अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने उनके सामने एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती खड़ी कर दी। उन्होंने युद्ध के मैदान में जिस अभूतपूर्व नवाचार को पेश किया, उसने पारंपरिक युद्ध के सारे नियमों को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो आखिर ये लोहे के आवरण वाले रॉकेट्स इतने खास क्यों थे? दरअसल कागज या बांस के बजाय मैसूर की सेना ने इन्हें बनाने के लिए लोहे की ट्यूब का इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि रॉकेट के अंदर बहुत ज्यादा दबाव बन सकता था, जिससे इसकी रेंज और दहशत पैदा करने वाली विनाशकारी शक्ति कई गुना बढ़ गई। जब ये रॉकेट्स युद्ध में चले तो ब्रिटिश सेना पूरी तरह से हैरान और परेशान रह गई। दिलचस्प बात तो ये है कि बाद में ब्रिटिश सेना ने इन रॉकेट्स का बहुत ही गहन अध्ययन किया और फिर बिल्कुल इसी तकनीक की नकल करके अपनी सेना के लिए भी रॉकेट विकसित किए। अब इस अगली स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है उनकी एक दूरदर्शी और प्रशासक के रूप में भूमिका। सिर्फ सेना ही नहीं, एक शासक के रूप में टीपू सुल्तान ने यह समझ लिया था कि एक मजबूत सेना के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्षेत्रीय व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा दिया, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, और उनका सबसे ज्यादा जोर तकनीकी उन्नति पर रहा, फिर चाहे वो रॉकेट विज्ञान हो या कृषि में सुधार। उनका अंतिम लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, मैसूर को एक आत्मनिर्भर, मजबूत और पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य बनाए रखना, जो बाहरी ताकतों के सामने कभी न झुके। चलिए अब इस कहानी के अंतिम और सबसे भावुक पड़ाव पर चलते हैं, जो हमें 1799 के उस निर्णायक मोड़ पर ले जाता है। साल था 1799, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। ब्रिटिश सेना ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपटना की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली थी। ये सचमुच एक करो या मरो की स्थिति थी। सामने एक बहुत बड़ी सेना और विशाल संसाधन थे, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान ने पीछे हटने या आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। अपनी राजधानी और अपने स्वतंत्र राज्य की रक्षा के लिए वो युद्ध के मैदान में उतरे और अपनी आखिरी सांस तक पूरी वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पूरे जीवन और दर्शन को ये एक पंक्ति बहुत ही गहराई से समेट लेती है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये विचार उनके निडर चरित्र और कभी हार न मानने वाले संकल्प को दिखाता है।
एक नवाचार करने वाले राजा के रूप में उनकी असली विरासत इसी सोच में बसती है कि झुककर जीने से बेहतर है अपने सिद्धांतों और अपनी स्वतंत्रता के लिए शान से लड़ना। आज भी उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने भविष्य की तकनीक को समय से पहले पहचान लिया था। लेकिन अंत में यह एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर ये सैन्य और तकनीकी नवाचार यूं ही जारी रहता तो आज इतिहास कितना अलग होता। क्या इस निरंतर उन्नति ने भारत को विश्व स्तर पर एक अधिक शक्तिशाली स्थिति में ला खड़ा किया होता? आप सभी दर्शक कमेंट्स में यस या नो लिख के जरूर बताएं कि क्या इस नवाचार के जारी रहने से परिणाम अलग होते। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।